तो इससे पहले हमने आद्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात की थी। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे जो हमारे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इसकी संकुलन क्षमता हम ज्ञात करेंगे। तो अगर हमको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका से मिलकर जो जालक बना होता है उसकी संकुलन क्षमता भी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है इसकी सहायता से ही हम जो हमारा सीसीपी बनता है, ठीक है, उसकी संकुलन क्षमता भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है या जो हमारा एफसीसी से मिलकर जो जालक बनेगा क्रिस्टलीय जालक, उसकी संकुलन क्षमता भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो संकुलन क्षमता के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, संकुलन क्षमता बराबर जो क्रिस्टलीय जालक है, क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित जो गोले होते हैं, गोलों का आयतन। तो गोलों का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ अपॉन क्रिस्टलीय जालक का आयतन। क्रिस्टलीय जालक के आयतन को हम किसके द्वारा, चूंकि घनाकार यहाँ पर भी बनता है तो a³ द्वारा हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कणों की संख्या भी लिखी जाती है। तो एफसीसी में कणों की संख्या हमको कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बना ली। ठीक है, अब इसमें हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, कणों की संख्या इंटू कणों का आयतन या गोलों का आयतन। तो कणों की संख्या 4 थी, कणों का आयतन या गोलों का आयतन था 4/3πr³। 4/3πr³। ठीक है, अपॉन जो हमारी एकक कोष्ठिका है उस एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका चूंकि हमारी घनाकार है तो घन का आयतन हमारा रहता है सिंपली a³ द्वारा। हम घन की प्रत्येक जो हमारे भुजाएं हैं इनको हम यहाँ पर भी a द्वारा इंडिकेट कर लेंगे क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, भुजा का क्यूब यानी कि a³। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले में रख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब हमने क्या करना था, पिछली बार हमने क्या किया था, जब हमने फॉर्मूले में पूरा रख दिया था तो फॉर्मूले में रखने के बाद हमने क्या किया था, आर की वैल्यू ज्ञात की थी, त्रिज्या हमने ज्ञात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमको गोले एक तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, गोले हमारे कोनों पर स्थित हैं और इसके अलावा कोनों के अतिरिक्त हमारे जो गोले हैं वो फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोलों को ऐसे ले लेंगे भाई, इस गोले को भी, ये, ठीक है, गोलों को हम ऐसे एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, त्रिज्या भी हमने ज्ञात करनी। अब देखो जब हम गोलों को इस प्रकार से मिलाते हैं तो हमको क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उस भुजा की दूरी हमने ज्ञात की, हमको ज्ञात है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा की दूरी ज्ञात है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर रेखा खींचे तो ये भी हमारी एक भुजा बन रही है, तो ये दूरी हमको अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करने से पहले हम इस भुजा की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब भुजा की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखो, अब हम यहाँ पर ये भुजा की दूरी हमको ज्ञात है, इस भुजा की दूरी हमको यहाँ पर ज्ञात है, जबकि इस भुजा की दूरी हमको यहाँ पर ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम इस भुजा की इन भुजाओं को आपस में मिला रहे हैं तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास देखो, अब हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और ये हमारा क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना जिनमें कि दो भुजाओं का मान हमको ज्ञात है जबकि एक भुजा का मान हमको यहाँ पर ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, समकोण त्रिभुज ABC इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज में जब हमने किसी एक भुजा को ज्ञात करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला हमको ये है भाई, समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला हमको ये मिला। ठीक है, दो भुजाओं की लंबाइयां तो हमको ज्ञात है जबकि एक भुजा जो ये हमारी ये वाली भुजा बन रही है इस भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है, तो इसको ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम AB हमने माना है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू इस भुजा की दूरी a है या लंबाई a है और जो आधार है इसको हमने ये लंब ये आधार। ठीक है, तो आधार हमारा a है तो a स्क्वायर टू a स्क्वायर, या हम ये भी कर सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये दो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, या हम क्या मान सकते हैं AB इक्वल टू a√2। ठीक है, इसको हम इसका स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अंडर रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो √2 × a। ठीक है, या
हाँ ठीक है, √2 इंटू ए, या इसको ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ए बी, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए बी इक्वल टू √2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसको बाहर ला सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए √2। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, जो ए बी भुजा है इसकी लंबाई हमको मिल गई a√2 हमको मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस भुजा की लंबाई हमको ज्ञात हो गई है। ठीक है, अब इसकी हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 गोले हमारे इस प्रकार से मिले हैं। अगर हम यहाँ पर कणों को बनाएं, कण हमारे कुछ ऐसे अरेंज रहेंगे। देखो ये देखो, ये वाले जो भुजा के कण हैं, ये कण हमारे कुछ ऐसे अरेंज है। तो यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर जो कण है वो कुछ ऐसे अरेंज है भाई। अब यहाँ पर हम त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से इस गोले की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हम लेंगे, इस गोले की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे, और इस गोले की यहाँ से हम यहाँ तक की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको हम पूरा इंक्लूड करेंगे भाई। इस गोले की त्रिज्या को हम यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को भी इंक्लूड करेंगे, जबकि इन 2 गोलों की हमने त्रिज्या आधे में से ज्ञात की है। ठीक है, इसका हम यानी कि पूरा व्यास हमने लिया है, इनकी त्रिज्या हमने ली है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, देखो ए बी की जो वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से, यानी कि इस गोले से यहाँ तक की त्रिज्या हमने ए ली, सॉरी आर लिया, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हमने आर लिया, और ये जो बीच वाला गोला है इसके हमने पूरा इंक्लूड किया, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये मिला हमको 2r। ठीक है, तो जब हम इनको मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब हम मिला रहे हैं, तो ये पूरी जो लंबाई मिल रही है हमको, वो कितनी मिल रही है, a√2 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी की जो त्रिज्या होगी, ये जो त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या को हम कितना ले सकते हैं, 2r प्लस r, यानी कि कितनी मिल जाएगी हमको, 4r मिल जाएगी। तो 4r इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर a√2। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, देखो ये जो दूरी हमको मिली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मिली, वो हमको कितनी मिली, a√2 मिली। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हम लेंगे, तो त्रिज्या हमारी यहाँ से यहाँ तक की r हमको मिली, जबकि यहाँ पर हमारा पूरा गोला इंक्लूड होगा, चूंकि हमारे जब हम इसको मिला रहे हैं तो ये भी हमारा पूरा मिल रहा है ये बीच का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो ये हमको यहाँ से यहाँ की हमने r मानी, यहाँ से यहाँ तक की r मानी, तो ये इस गोले की कुल अगर हम यहाँ पर व्यास देखें तो 2r मिलेगा, इसका हमको r मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी की जो वैल्यू हमको मिली, त्रिज्या की जो, इसकी त्रिज्या की जो वैल्यू मिली कुल मिला के, वो मिली हमको 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर r इक्वल टू रख सकते हैं a√2/4। ठीक है, तो जो r की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, वो r की वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, तो इसको हम और कैलकुलेट करें तो ये मिल जाएगा 4 × 4/3, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14 रख लेते हैं, या 22/7 रख लो, इंटू r³ में हमारा क्या हो जाएगा, a√2/4 का क्यूब। ठीक है, अपॉन a³ हमने ए लेना है। ठीक है, तो इसको अगर हम और कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमको, देखो 4 × 4/3 इंटू 0.14 इंटू a³, यह आ जाएगा 2√2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 2√2 मिल जाएगा, अपॉन 4 का क्यूब। ठीक है, √2 का क्यूब भी होगा, 4 का भी क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू 4 अपॉन a³। ठीक है, तो a³ से a³ कैंसिल कर लेते हैं, एक 4 से इस 4 को कैंसिल कर लेते हैं, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है, देखो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है 0.72। ठीक है, इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो 0.72 ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। इनको कैलकुलेट करने पर 0.72 ये वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इस फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता हमको मिली, वो कितनी मिली, 0.74। ठीक है, जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.74 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये हमारा क्या मिला हमको, कि हमने माना कि ये जो एकक कोष्ठिका है ये पूरा एक भाग से मिलकर बनी हुई है, पूरा यानी कि जो इसमें कण है, कण और इसके अलावा रिक्तियां, कुल मिला के कितना है, एक भाग है।
ठीक है, क्या क्या मिला के, जो हमारे कण हैं, कणों ने कितना भाग घेरा है 0.74, ठीक है, प्लस रिक्तियां मिला के, जो रिक्तियां इसमें हैं, ठीक है, तो ये मिला के हमारा पूरा कितना भाग है, एक भाग है, ठीक है। तो इसलिए अब रिक्तियां हमारी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर रिक्तियां हमारी हो जाएंगी 1 माइनस, इसको इधर ले आ लेते हैं, तो 1 माइनस 0.74, ठीक है। क्या किया हमने कि पूरा हमारा जो एकक कोष्ठिका थी वो एक भाग थी, और इस भाग में किस किस का योगदान है, एक तो कणों का योगदान है, ठीक है, प्लस कणों के साथ साथ रिक्तियों का योगदान है, ठीक है। तो ये हमने किया। इसके बाद हमने क्या करना है, रिक्तियां हमने ज्ञात करनी है, तो रिक्तियां ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो कणों ने घेरा हुआ स्थान हमको मिला है, इसको इधर हम ले लेंगे। तो जब इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो रिक्तियां हमको जो मिलेंगी वो मिल जाएंगी हमको, इसमें से 1 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमको मिल जाएंगी 0.26। तो एक भाग में से 0.26 भाग यहाँ पर रिक्तियां होंगी, जबकि 0.74 भाग हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसकी संकुलन क्षमता होगी, यानी कि कणों ने हमारा इतना स्थान घेरा है, ठीक है। तो ये हमने एकक कोष्ठिका की ज्ञात की। अब जितनी हमारी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता होगी, उतनी ही हमारे यहाँ पर जो फलक केंद्रित जो हमारा जालक बनेगा, उस जालक की संकुलन क्षमता भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंत में लिख सकते हैं कि जो फलक केंद्रित हमारा क्रिस्टलीय जालक होगा, उस फलक केंद्रित क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होगी, 0.74 भाग होगी, ठीक है। और जबकि रिक्ति उसमें कितनी होगी, 0.26 भाग होगी, ठीक है। अब अगर हमको प्रतिशत में ज्ञात करनी है संकुलन क्षमता, तो प्रत्येक स्थान पर हम क्या करेंगे, इंटू 100, यहीं से ही हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे इस फॉर्मूले में, तो इंटू 100। तो जब हम प्रतिशत में संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं, तो ये जो वैल्यू है इसमें 100 इंटू कर लो, तो कितनी मिलेगी प्रतिशत में, 74% संकुलन क्षमता, और रिक्ति हमको मिलेगी 26%, ठीक है। तो परसेंट में भी हम संकुलन क्षमता यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेंगे। चलो एक बार जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं।